सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th की दोनों बुक्स इंग्लिश की हॉर्नबिल और स्नैपशॉट को डिस्कस करने वाले हैं। तमाम प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, हर चैप्टर हर पोएम की थीम को डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर हर पोएट्री की हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन को, और ये सब चीजें आज की इस वीडियो में एक ही वीडियो के अंदर पूरी की पूरी दोनों की दोनों बुक्स को खलास करने वाले प्यारे बच्चों। आप सब जानते हैं कि आपके रविंदर सर एग्जाम सेशन में आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर के आते हैं, तो ये भी उसी वीडियोस का एक हिस्सा है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम पूरी 11th क्लास के लिटरेचर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो बने रहना आपको एंड तक, वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो छोड़नी नहीं है। हाँ, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप वीडियो को स्किप और छोड़ करके जा सकते हैं। तो सेक्शन सी लिटरेचर को आज डिस्कस करने वाले हैं। हर चैप्टर की थीम को डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का जो इंट्रो है प्यारे बच्चों उसको डिस्कस करें, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो बड़ी क्लासेस में, खासतौर पर 11th-12th में आकर के इंट्रोडक्शन और थीम में से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा प्रोज सेक्शन आपके हॉर्नबिल का, देन उसके बाद आपकी 5 पोइट्री, ठीक है, देन उसके बाद आपके 5 लेसन जो है वो स्नैपशॉट के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह का चैप्टर है, बड़ा फेमस चैप्टर है, हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले, अच्छा बीच बीच में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं बाद में भी स्टडी कर लूँगा और वीडियो बार बार देखना नहीं चाहते तो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, दिस इज अ स्टोरी रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर इन इंडिया। भाई बहुत फेमस राइटर, उनसे उन्होंने लिख रखा है। इट सिंबलाइजेज ह्यूमन रिलेशनशिप। ये अब आपको याद रखना है कि जो चैप्टर हमारा है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड पुट्स अक्रॉस द कंसेप्ट ऑफ अ जनरेशन गैप। भाई जनरेशन गैप के बारे में इस चैप्टर के अंदर बता रखा है वेरी एक्सप्लिसिटली, मतलब बहुत डिटेल में इसके अंदर आपको समझा रखा है। द स्टोरी गिव्स एन इंसाइट इनटू हाउ एन एल्डरली पर्सन रिजोर्ट टू अदर मीन्स ऑफ कीपिंग हर सेल्फ कंटेंट एंड ऑक्यूपाइड। कि भाई ये चैप्टर आपके सामने इस बात को डिटेल में रखता है कि कैसे एक एल्डरली पर्सन, माने एक बूढ़ा पर्सन जो है वो रिजोर्ट टू अदर मीन ऑफ कीपिंग हर सेल्फ कंटेंट एंड ऑक्यूपाइड, खुद को सेटिस्फाई रखने की जो चीज़ें हैं उसको कैसे वो इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब जो है वो कर रखा है। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर वंस एग्जिस्टेंस इज समथिंग दैट मैन मस्ट मूव अवे फ्रॉम। और एक दूसरे के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बता रखा है। दिस इज कैरेक्टराइज बाय द लेडी इन दिस वेरी पोइग्नेंट स्टोरी। और इस कहानी के अंदर ये पूरी चीज़ें जो है वो एक लेडी के थ्रू जो है वो हमें समझाने की कोशिश कर रखी है। एक बात, उसकी बात थीम क्या कहती है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इंक्लूड इन इटसेल्फ। भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है खुद में ही, द थीम ऑफ फैमिली, परिवार के बारे में, ठीक है, चेंजिंग रिलेशनशिप, कैसे रिश्ते आजकल जो है वो आप बदलते हुए देखते हैं आज के दौर में, डिफरेंसेस इन द आइडियोलॉजीज ऑफ ईच जनरेशन, और हर जनरेशन में जो आइडियोलॉजीज के बीच में गैप है उसके बारे में, ग्रोथ, स्प्रेडिंग ऑफ विंग्स, एम्पैथी, लव, केयर, नीड्स ऑफ द एल्डरली एंड अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। कि भाई पिछली जो जनरेशन है वो जो हमारी बूढ़े हैं, हमारी जो एल्डर जनरेशन है, उनको कैसे केयर दे, कैसे लव दे, क्या ज़रूरतें होती हैं, वो सब चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रखी हैं। इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट मैन को एग्जिस्टिंग इन हार्मनी विद अदर क्रिएशंस ऑफ गॉड। कि भाई दूसरी जो क्रिएशन है, दूसरे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कोई भी भगवान की बनाई दूसरी चीज़ें हैं, उनके साथ हमारी जो हार्मनी है, जो हमारा सौहार्द है, जो प्यार है, वो कैसे होना चाहिए। द स्टोरी थ्रो लाइट अपॉन द नीड ऑफ कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप फेल्ट बाय आवर एल्डर्स। और हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमें उनके बारे में कितना प्यार से सोचना चाहिए, वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं। इट ऑल्सो शोज हाउ लव एंड इमोशन इज एक्सपीरियंस नॉट ओनली बाय ह्यूमन बींग्स बट बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स टू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स और बर्ड्स के साथ भी हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये जानवर भी, ये पशु पक्षी भी इमोशंस को फील करते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर बता रखा है। चलिए अगले वाले चैप्टर चलते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इंट्रोडक्शन को एक बार जान लेते हैं। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ अ रियल एडवेंचर। कि भाई इन लोगों का ये खुद का ही ऑटोबायोग्राफिकल एडवेंचर है, मीन्स के रियल इंसिडेंट पर है, जो राइटर है उनके साथ जो घटित हुआ वो इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब आप खुद के बारे में लिखें और खुद ही लिखें, माने खुद की स्टोरी
जब आप खुद लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। द ऑथर्स वर फॉर्चुनेट टू हैव बीन एबल टू मैन ओवर देयर वे इनटू सेफ्टी एंड आफ्टर बीइंग इनगल्फ इन एन अनएक्सपेक्टेड मैशअप इन द मिडल ऑफ देयर जर्नी। कैसे अपनी यात्रा के बीचों बीच वो एक खतरे में फंसते हैं और खुद को फॉर्चुनेट समझते हैं कि वो बच गए। वही पूरी कहानी जो है इस चैप्टर के अंदर बता रखी है। थीम क्या कहती है देखिए, द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कहानी का नाम ही ऐसा है कि भाई हम जो है, हमें मौत से डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है, अगर हम सब इकट्ठे हैं तो, मतलब हम अगर टुगेदर हैं, एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर हमें जो मौत है वो नहीं डरा सकती, सीधी सी बात है। इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिटी अमंग पीपल। लोगों के बीच में जो एकता है उसके बारे में ये चैप्टर है। इट फोकसेस ऑन हाउ वी शुड रिएक्ट। इस बात पर भी फोकस करता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए व्हेन वी आर सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स, जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं। एंड हाउ वी शुड नॉट लूज होप, और कैसे हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज द की टू टैकल ऑल द हर्डल्स एंड पेव द वे टू सक्सेस। और अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं तो ये एक चाबी की तरह काम करेगी। टैकल का मतलब होता है किसी चीज से लड़ना, हर्डल्स का मतलब होता है मुसीबतें। तो जो रास्ता है, ठीक है, सक्सेस का, उसके ऊपर जो भी मुसीबत आएंगी उससे आप लड़ सकते हैं अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, माने जिंदगी में आशा उम्मीद रखना। ओके, इट ऑल्सो शोज दैट स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन कैन बी शोन इवन स्मॉल चिल्ड्रन वाइल फेसिंग द स्ट्रॉन्ग वेव्स ऑफ द माइटी सी। कहते हैं अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ करें, तो ऐसी कंडीशन आप देखेंगे, अगर रियलिटी में कोई चाहता है, चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना हो प्यारे बच्चों, वो भी किस तरीके से हर चीज को फेस करता है, वो इसके अंदर बताने की कोशिश कर रखी है कि वो भी मुसीबत से मुसीबत, स्ट्रॉन्ग वेव्स की यहाँ पर बात कर रखी है कि भाई बड़े से बड़े समुद्र में बड़ी से बड़ी लहरों को एक छोटा बच्चा भी अगर वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, अगर उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, स्ट्रेंथ है, तो वो उनका सामना भी कर सकता है। द स्पिरिट टू लिव टुगेदर गेव देम इमेंस पावर टू ब्रेव डेथ टुगेदर। एक दूसरे के साथ रहने की जो उनकी इच्छा थी, उस इच्छा ने उनको पावर दी, लड़ने की हिम्मत दी। द एडवेंचर अनफोल्ड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड बी एट हैंड व्हाइल इन क्राइसिस। कैसे जब क्राइसिस आते हैं, जब मुसीबतें आती हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। दीज इंक्लूड पेशेंस, सपोर्ट, टुगेदरनेस, टीम वर्क, करेज, स्ट्रेंथ, बोथ इमोशनल एंड मेंटल, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैसे आपको अपना दिमाग शांत रखना है, कैसे आपको करेज, टीम वर्क, मेहनत, हिम्मत, इमोशनल, मेंटल, सब कुछ चीजें इन लोगों के कैरेक्टर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रखी है कि इन लोगों ने जैसे किया, अगर हम भी इसी तरीके की प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, टीम वर्क अगर हमारा अच्छा होता है, टुगेदरनेस है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो फिर हर चीज से हम लड़ पाएंगे। उसके बाद है प्यारे बच्चों डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। A.R. विलियम्स का चैप्टर है, जब ममीज की जो है वो खोज करी गई, ये उस टाइम का चैप्टर है, उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रखी है। हिस्टोरिक व्यू पॉइंट से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, चैप्टर डील विद द मिस्टीरियस एंड थ्योरीज रिगार्डिंग द लाइफ एंड डेथ ऑफ द यंगेस्ट टीनेज फेरो ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट के यंग और टीनेज जो फेरो, उनकी जो डेथ हुई और उनकी जो ममीज मिली जिनका नाम था टटन खामन, इनके बारे में एक कहानी है। इट वॉज स्पेकुलेटेड दैट द फेरो वॉज मर्डर्ड। ये कहा जाता है कि इनका मर्डर हुआ था, इनकी जो है हत्या हुई थी। किंग टट्स टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। 1922 में इनकी जो टॉम है, जो कब्र है, वो खोदी गई बाय द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर। और हावर्ड कार्टर जो है वो बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। तो कार्टर साहब ने इनकी कब्र को खोदा। आफ्टर कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन टट्स मम्मी वॉज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू एन एक्सरे एंड सीटी स्कैन। बाद में इस मम्मी का, मम्मी मीन्स कंकाल आप कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसका बाद में किस तरीके से सीटी स्कैन और एक्सरे भी किया गया। द इन्वेस्टिगेशंस दो नॉट कंक्लूसिव, हालांकि किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची इन्वेस्टिगेशन का मतलब इन्वेस्टिगेशन में जांच, तो भाई जांच हुई और कोई खास किसी बात पर आकर के नहीं रुकी जांच। वी वर एबल टू प्रोवाइड सम इनसाइट इनटू द मिस्टीरियस सराउंडिंग ऑफ द यंग किंग्स डेथ। लेकिन फिर भी उनकी मौत के आसपास कुछ चीजें जो घटित हुई वो जो है हमें समझाने की कोशिश कर रखी है। भले ही कोई प्रॉपर इसका जो है वो रिजल्ट नहीं निकला प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी सीटी स्कैन हुआ, उसकी जांच करी गई, उसके बारे में चीज़ों को ढूंढा गया। तो फिर जब ढूंढा गया तो उसके बाद कहते हैं कि कुछ ना कुछ नतीजे निकले, और नतीजे इतने थे कि हमें समझाने की कोशिश करी गई वो कैसे उनकी डेथ हुई, क्या कुछ रहा इस कहानी के अंदर। द चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूअस इज एन अकाउंट ऑफ द पैशन ऑफ द
टीम ऑफ रिसर्चर्स एंड द स्ट्रगल्स दे फेस्ड टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ द फेरोज सडन डेथ। तो पूरी कहानी जो है ना, तो जितने भी लोगों ने जो रिसर्च करी है, ठीक है, उनकी जो मेहनत है, उस मेहनत के बारे में है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी इस मिस्ट्री को सुलझाने में। उनकी जो अचानक से डेथ हुई टीनेज में, यंग एज में, तो उस टीनेजर की डेथ, भाई वो राजा थे, एकदम से कैसे मर गए, क्या ही हुआ, उसको सुलझाने की जो कोशिश है, उसी के बारे में कहानी। उन लोगों का पैशन का मतलब उनकी जो मेहनत है, जो हिम्मत है, जो जज्बा, उसको दिखाने की कोशिश कर रखी है। द स्टोरी हाईलाइट्स द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की फील्ड में भाई कितनी डेवलपमेंट आ गई है, पूरा तत्व है। आर्कियोलॉजी माने पूरा तत्व है, ठीक है, जो ये जमीन खोद खाद करके चीजें निकाल लेते हैं, दे आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी गिव्स अस होप टू बी वेल इक्विप्ड टू सोल्व क्राइम्स, ठीक है, इफ इट हैज टेकन प्लेस। भाई आज की तारीख में भी समझाने की कोशिश कर कि भाई इस तरह की तकनीक कैसे हेल्पफुल हो सकती है आज भी अगर क्राइम होते हैं उसको सुलझाने में। तो इस चैप्टर के अंदर पूरी मम्मी को जो है वो सिटी स्कैन किया गया, उसके आसपास कुछ चीज़ें मिली जिनके बारे में बताने की कोशिश करी गई कि भाई जब राजा लोग मरते थे, अमीर लोग मरते थे, तो उनके आसपास कुछ कीमती चीज़ें रख दिया करते थे। जो इजिप्ट के जो लोग हैं उनका ये मानना था कि डेफिनेटली हमारे राजा साहब जो है पुराना नया जन्म लेंगे, इस पुराने जन्म की जो डेथ इनकी हुई इसके बाद एक नए जन्म में दूसरी जगह पर पैदा होंगे, और वहाँ पर पैदा होने के बाद उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत का सामान इनकी मम्मी के साथ, माने डेड बॉडी के साथ जो है वो दफन कर दो। तो पूरी जब डेड बॉडी को स्कैन किया गया, उनके ताबूत को स्कैन किया गया, तमाम चीज़ें निकली थी, वही इस कहानी के अंदर बताने की कोशिश जो है वो कर रखी है। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं और इस वन शॉट वीडियो के अंदर तमाम चैप्टर डिस्कस करने वाला, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, इससे आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, चैप्टर नंबर 4 है द एडवेंचर। जयंत नार्लिकर का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं द एडवेंचर सेंटर्स ऑन सर्टेन अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस दैट द हिस्टोरियन गंगाधर पंत द प्रोटोगोनिस्ट हैड अंडरगोन। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो, कहानी का हीरो, ठीक है, जो मेन आदमी होता है उसको प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। तो कैसे कैसे जो है वो अनयूजुअल एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी में हुए, ये इस कहानी के अंदर बता रखा है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन टू वर्ल्ड दैट वर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसी कहानी आप 12th क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे, द थर्ड लेवल, ठीक है, आगे चल करके अब आपको 12th में हो जाना है, ठीक है, उम्मीद है, और अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। तो थर्ड लेवल आपको 12th क्लास के अंदर कहानी मिलेगी, तो वहां पर ऐसी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। तो जो गंगाधर पंत हमारे प्रोटोगोनिस्ट है, वो दो दुनिया के बारे में बात करते हैं, अपने आप को पाते हैं, जो कि दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग होती हैं। इट बिगिंस विद प्रोफेसर वंडरिंग अबाउट द फेट ऑफ इंडिया इन मराठास हैड नॉट अलाउड इफ द मराठास हैड नॉट अलाउड ए कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टे इन मुंबई। कि भाई अगर मराठा लोगों ने अलाउड नहीं किया होता कंसेशन ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई के अंदर रहने के लिए, ही बिलीव्स दैट दिस स्टेप एंड द फेलियर ऑफ मराठा सोल्जर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत कॉस्ट इंडियन हिस्ट्री ए ग्रेट डील। कहते ये वाला कदम कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने जो है मना नहीं किया, और पानीपत के अंदर जो बैटल हुआ उसके अंदर उनकी जो हार हुई, इस चीज से इतिहास के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। बट एट द लाइब्रेरी ही रीड्स द विश्वास राव हैड ए नैरो एस्केप इन द बैटल अगेंस्ट अब्दाली। लेकिन एक बुक वो पढ़ते हैं, उसके अंदर देखा कि विश्वास राव जो है वो एक उनके पास नैरो एस्केप ऑप्शन था अब्दाली साहब के साथ जो उनकी फाइट हुई। तो विश्वास राव साहब और अब्दाली साहब के बीच जो फाइट हुई था उसमें विश्वास राव के बारे में कहते हैं उनके पास एक नैरो एस्केप का ऑप्शन था। इन वन स्पेस विश्वास राव एंड द मराठाज हैव लॉस्ट द बैटल ऑफ पानीपत, इन द अदर दे हैव वोन। कि भाई कहीं पर तो वो हार गए और कहीं पर वो उस एस्केप की वजह से कहते हैं जीत भी गए। तो ये वो चीजें जो है वो पढ़ते हैं। अब दोनों बातें अलग अलग कैसे हैं, कहते हैं हार गए और जीत गए। हार गए सबने पढ़ा, कह रहे एक नैरो एस्केप था, उसमें क्या जानने की कोशिश कर रखी कि वो जीत भी गए। प्रोफेसर गायटोंडे ट्रेवल थ्रू टाइम एंड एक्सपीरियंस वेरी डिफरेंट इवेंट एंड इज इन ए स्टेट ऑफ शॉक। और ये जो प्रोफेसर गायटोंडे हैं भाई वो इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंसेस को, और वो शॉक की स्टेट में चले जाते हैं, माने सदमे की हालत में चले जाते हैं, भाई क्या ही हो रहा है। द डिस्कशन एंड अटेम्प्टेड सोल्यूशन टू दिस मिस्ट्री हैज बीन डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो इसी चैप्टर के अंदर यही सब बातें जो है वो कर रखी हैं। चलिए उसके बाद कहता है द स्टोरी, थीम क्या कहती है, द स्टोरी डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम ट्रेवल एंड इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस। टाइम ट्रेवल कि कैसे टाइम में कोई आदमी आज प्रेजेंट में खड़ा है,
अगले मोमेंट जो है वो पास्ट में चला गया, इसके बारे में। एंड परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस, और इतिहास और साइंस के बीच का परफेक्ट ब्लेंड, क्योंकि पुराने जमाने की बात, लड़ाई झगड़ा, इतिहास और साइंस की हेल्प से टाइम को ट्रेवल करना, ये इस चैप्टर के अंदर है। इन दिस यूनिक स्टोरी द ऑथर हैड ट्राइड टू concoct a new blend of history and physics with a detailed explanation of the theory of parallel world। फिजिक्स और हिस्ट्री की मदद से हमें राइटर समझाना चाहता है थ्योरी ऑफ पैरेलल वर्ल्ड, थ्योरी ऑफ पैरेलल वर्ल्ड, कि भाई एक ही टाइम पे आप यहां भी हो सकते हो और वहां भी हो सकते हो। द प्रोटैगोनिस्ट प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेवल थ्रू टाइम एंड एक्सपीरियंस वेरी डिफरेंट इवेंट एंड इज इन स्टेट ऑफ शॉक। वो टाइम को ट्रेवल करते हैं, दो अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर शॉक में चले जाते हैं। ही इमेजिन द स्टेट ऑफ इंडिया वे ब्रिटिशर्स हैव नेवर रूल्ड एंड दिस लेसन इज ए कंप्लीट जस्टापोजिशन ऑफ फैक्ट एंड हिस्टोरिकल इवेंट। जस्टापोजिशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको आप सच मानने के लिए आपका मन करता नहीं है, जो कि अनबिलीवेबल लगती है, और फैक्ट और इवेंट के थ्रू ये बात बताने की कोशिश कर रखी है कि दो तरह की दुनिया, एक जिसमें हम गुलाम हैं, दूसरी जिसमें हम गुलाम नहीं है। एक ही मोमेंट पर दोनों चीजों को एक्सपीरियंस करने की जो है वो कोशिश कर रखी है। तो पहले बच्चों चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, सिल्क रोड चैप्टर है, ठीक है, और तिब्बत के बारे में चैप्टर है, ठीक है। द चैप्टर सिल्क रोड, और ये सिल्क रोड तो बड़ा फेमस वर्ड भी, आपने इसको एसएसटी के अंदर ही पढ़ा होगा 10th क्लास तक। इज ए ट्रेवलॉग, माने आप इसको आजकल आप जो देखते हैं ना व्लॉग जो लोग करते हैं कि कहीं घूमने गए, हेलो गाइस करके व्लॉग बना दिया, ये कुछ कुछ वैसा ही है पहले के जमाने का, ठीक है। फेमस एडवेंचरर एंड जियोग्राफर निक मिडल्टन ने इसको लिखा है। इन दिस चैप्टर निक हैज explained the importance of the Silk Road, also known as the Silk Route, an ancient trade route linking China with the West and carried goods and ideas between two great civilization। चीन और वेस्ट को जोड़ने वाला रास्ता, चीजों को यहां से वहां ले जाने वाला रास्ता, सिल्क रोड की क्या इंपॉर्टेंस है, वो तमाम चीजें इस चैप्टर के अंदर हैं। रोम एंड चाइना, ठीक है, रोम और चाइना के बीच में। सिल्क वेंट वेस्टवर्ड एंड वूल्स गोल्ड सिल्वर वेंट टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ आता वूल गोल्ड सिल्वर, और सिल्क जो है वो जाता था वेस्ट की तरफ। चाइना ऑल्सो रिसीव्ड नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया वाया सिल्क रोड, और सिल्क रोड से होकर के चाइना को बुद्धिज्म मिला और नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी मिली। द ऑथर ऑल्सो गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ कोरा, ए रिलीजियस पिलग्रिमेज टेकन बाय तिब्बतन मॉन्क अराउंड माउंट कैलाश, और माउंट कैलाश के आसपास तिब्बतन की एक जो मोनेस्ट्री है उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रखी है। एक रिलीजियस पिलग्रिमेज है, पवित्र स्थान है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। थीम क्या कहती है पहले बच्चों, इन दिस चैप्टर द ऑथर क्रॉनिकल्स द चैलेंजेस एंड द हार्डशिप ही फेस्ड इन द सिल्क रोड रीजन। खुद वो सिल्क रोड को जो है वो ट्रेवल करते हैं, और उस सिल्क रोड के अंदर उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। हैविंग नो रिलीजियस इंक्लिनेशन हिमसेल्फ, हालांकि उनको धर्म के बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं है कि वो किसी खास धर्म से उनको प्यार है या प्रेम है। ही बिगिंस टू स्पेकुलेट ऑन तिब्बतन बुद्धिज्म एज ए प्रीरिक्विजिट फॉर सर्वाइवल एट सच एन एल्टीट्यूड, लेकिन फिर भी वो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि इस एल्टीट्यूड पे वो इतनी ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई पे कैसे जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। येट मेक्स द क्लासिक वेस्टर्न एरर ऑफ पुटिंग बॉडीली डिसिप्लिन बिफोर मेंटल स्ट्रीविंग, ही फेसेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। शरीर की मुसीबतें, मेंटल मुसीबतें बताता कि कितना मुश्किल है इस पॉइंट पर आकर के सर्वाइव करना, इस पॉइंट पर आकर के अपने दिमाग को, मेंटल माने दिमाग को समझाना और कैसे वहां पर मैनेज करना चीजों को। ही फेसेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, भाई साहब को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बट इज एबल टू कंप्लीट हिज पिलग्रिमेज ड्यू टू हिज अनडिटर्ड फेथ, लेकिन फिर भी अपने अंदर का जो विश्वास है उसको साथ में रखते हुए वो इस पवित्र यात्रा को, पिलग्रिमेज माने पवित्र यात्रा को, वो पूरा कर लेते हैं। आगे चलते हैं, पोइट्री सेक्शन पर चलते हैं। ए फोटोग्राफ इंपोर्टेंट पोएम है, एग्जाम में 100% आने वाली है। कैथलीन शर्लेट टाउलसन ने इस पोएम को लिखा है। पोएट के बारे में आप इस जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं अपने फोन में, ठीक है, पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। पोएम प्रेजेंट ए कंट्रास्ट बिटवीन द परमानेंस ऑफ नेचर एंड द ट्रांजिटरी नेचर। एक परमानेंट नेचर, एक ट्रांजिटरी माने बदलने वाला बार बार, और एक परमानेंट जो नेचर, उसके बीच में चीजों को समझाने की कोशिश कर रखी है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट परमानेंट, और जनाब कहते हैं कि भाई इंसान का जो जीवन है ना वो परमानेंट नहीं है,
ठीक है। वी अंडरगो स्टार्क चेंजेस फ्रॉम बर्थ अंटिल ओल्ड एज, और जब हम जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। वी फाइनली मीट द एंड, बाद में आकर के हमें मरना होता है। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर लाइक द सी टेंड टू रिमेन इन द सेम स्टेट, लेकिन जो सचमुच का जो नेचर है, ओरिजिनल जो नेचर है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, क्लास 12th में भी आएगी ये पोएम आपके, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें बताएंगे कि जो एक्चुअल जो नेचर है, समुद्र है, पहाड़ पर्वत नदी नाले झरने, ये सेम रहते हैं। मैन इज मोर्टल, इंसान तो नश्वर है भाई, मर जाएगा एक ना एक दिन। बुद्धा भी कहते हैं मैन इज मोर्टल बट नेचर हैज द इक्वालिटी टू परमानेंस, लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति नहीं मरती। द पोएट इज रिमिनिसिंग अबाउट her past while also recollecting the past of her mother as she looks at the photograph of her mother when she was a young girl। अपनी माता जी की फोटो को देख करके जो पोएट है वो सोचती हैं, पुरानी बातों को याद करती हैं, हर चीज को रिकलेक्ट माने फिर से याद करने की कोशिश करती हैं, अपनी यादों को नया करने की कोशिश करती हैं। थीम क्या कहती है? द पोएम फोटोग्राफ फोकसेस ऑन द कंसेप्ट ऑफ लॉस मेमोरी एंड ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ। जिंदगी में जो परिवर्तन आते हैं, इंसान की याददाश्त और कंसेप्ट ऑफ लॉस माने जो कुछ हमने खो दिया, इसके बारे में फोकस है। विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और यही जिंदगी का सच भी है। जिंदगी का सच जो है बताने की कोशिश कर रखी है। द पोएट एस्टेब्लिशेस दैट पीपल में डाई, पोएट कहता है भाई इंसान मर सकते हैं, बट स्ट्रेंजली दे कंटिन्यू टू लिव विद इन इंडिविजुअल्स इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, लेकिन मर के भी यादों में, मेमोरीज में, ठीक है, वो जिंदा रहते हैं, ये समझाने की कोशिश कर रखी है। सेकंड पोएम कहती है द लेबरनम टॉप, टेड ह्यूज। पोएट के बारे में यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? द पोएम ब्रिंग्स टू द रीडर्स अटेंशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड्स एंड ट्रीज, इंसान और पेड़ों के बारे में रिलेशनशिप। द लेबरनम ट्री स्टैंड साइलेंट एंड स्टिल, एक पेड़ है लेबरनम का, वो पेड़ है और वो शांत जो है वो खड़ा है, ये पेड़ बना देते हैं, ये शांत खड़ा है। A goldfinch build a nest and breed her chicks upon the branches of the tree। ये पेड़ है, ठीक है, और इसकी किसी टहनी पर गोल्डफिंच ने जो है वो अपना जो है वो घोंसला दे दिया, अंडे दे दिए, सब चल रहा है। The poet highlights the difference in the appearance of the tree when the bird sit it on its branches when it flies away। Sorry, पोएट क्या बताता है कि जब इस पर पक्षी है तब में और जब इस पर पक्षी नहीं है, इन दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंस आता है। The poet emphasizes, पोएट जोर देते हैं, the dependence of the different element of the nature on each other for their survival and happiness and growth, कि कैसे प्रकृति के अंदर एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट है, किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए, ठीक है, एक दूसरे पर सब लोग डिपेंड रहते हैं नेचर के अंदर। थीम क्या कहती है? द पोएट लेबरनम टॉप इज अ ब्यूटीफुल पोएम इन विच द पोएट हैज यूज्ड अ लेबरनम ट्री एंड गोल्ड फिंच एज द सिंबल ऑफ लाइफ एंड फ्लक्चुएशंस। जिंदगी के सिंबल के तौर पे एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है उसके तौर पर गोल्ड फिंच को यूज कर रखा है और एक पेड़ को यूज कर रखा है, लेबरनम के पेड़ को। द लेबरनम ट्री सिंबलाइजेस द पैटर्न ऑफ अवर लाइफ व्हिच इज यूजुअली डल एंड इन एनिमेट। और जो पोएट है उसने जो यूज किया लेबरनम को, वो सिंबलाइज करने के लिए, बताने के लिए कि जिंदगी का पैटर्न कितना डल है और कैसे सेम टू सेम रहता है। द थीम ऑफ द पोएम इज द सिम्बायोटिक एंड ऑफ द क्लोज एंड द लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, इन दिस केस द ट्री एंड द बर्ड। और कैसे प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर एक चीज दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं, कैसे बायोलॉजिकल चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, कैसे उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, वो सब चीजें इस पोएम के अंदर बताने की कोशिश कर रखी है। थर्ड पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, वोल्ट व्हिटमैन की पोएम है। ये पोएट के बारे में आप यहां से फोटो खींच सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद देख ले। द वॉइस ऑफ द रेन इज अ ब्यूटीफुल पोएम दैट रिलेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर इन द ह्यूमन लाइफ। इंसान के जीवन में जो है वो कैसे रिलेट करती है वॉइस ऑफ द रेन, वो इसके बारे में बताने की कोशिश कर रखी है कि इंसान की लाइफ में नेचर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएम इज अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। और भाई इंसान यानी कि पोएट जो है और बारिश जो हो रही है उनके बीच में ना बातचीत चल रही है, वो इस पोएम के अंदर बताने की कोशिश कर रखी है। दिस इज एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन, और ये ख्याली बातें हैं, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं कि बारिश बोलेगी और हम सब उससे बात करेंगे ना। द रेन डिस्क्राइब हर इंपोर्टेंस फॉर मदर अर्थ एंड हर इनहेबिटेंट। जो निवासी है धरती के, उनके लिए पानी कितना जरूरी है, बारिश कितना जरूरी है, ये बात जो है वो इसके अंदर बताने की कोशिश करके, माने बारिश बताती है कि धरती के लिए बहुत जरूरी हूँ, धरती पर रहने वालों के लिए भी मैं बहुत जरूरी हूँ। द रेन प्रेजेंट्स हर सेल्फ टू बी अनबायस्ड
और बारिश कहती है मैं सबके लिए अनबाइस हूँ। अनबाइस का मतलब होता है किसी एक पक्ष में नहीं हूँ, निष्पक्ष हूँ। हु शावर हर ब्लेसिंग इक्वली अपॉन एवरीवन, कि मेरा आशीर्वाद है सबके ऊपर सेम रहता है। इन दिस पोएम द रेन सिंबलाइजेज ए परपेचुअल पीरियोडिक लाइफ साइकिल एंड हाउ इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिन मेकिंग इट ब्यूटीफुल एंड प्योर एंड गिविंग इट लाइफ। बारिश की शुरुआत से लेकर के एंड तक का कैसे बारिश चलती है, बूंदे गिरती हैं, फिर वापस जहां से आया था वहीं पर पहुंच जाता है। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट बोथ रेन एंड पोएट्री होल्ड एन इक्वली इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन द अर्थ। इस पोएम के अंदर क्या बता रखा है, पोएट कहता है कि जो रेन है और पोएट्री है वो पूरी अर्थ पे ना सेम तरीके से फैली हुई है। कैसे कहता है, द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। बारिश कहां से बनती है, समुद्र से चालू होती है, ठीक है, समुद्र से स्टार्ट होती है, वहीं से चालू होती है। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रेन राइजेस टू द हेवन अपवर्ड, उसके बाद वो भाप बन करके उड़ती है, फिर स्काई की तरफ जाती है, हेवन की तरफ जाती है। इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड देन पेरिस्पेट्स ऑन द अर्थ एंड इनेबल्स लाइफ टू सर्वाइव एंड टू थ्राइव। उसके बाद ये बूंदे बरस बन करके जो है वो बरस जाती है। इससे क्या होता है, इससे जिंदगी इनेबल होती है, भाई हाँ आप सब लोग जी सकते हैं, सबको बारिश मिल गई, क्योंकि बिना पानी के सब सूना सूना हो जाता है। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से पोएट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट। इसी तरीके से जो कविता है, जो पोएम है, वो भी दिल से बननी स्टार्ट होती है, दिल की किसी गहराई से बनती है। टू एंड गोज टू वेरियस पीपल हु प्रेजेस एंड क्रिटिसाइजेस, और फिर ये कविता अलग अलग लोगों तक पहुंचती है, जो कुछ लोग इसकी तारीफ करते हैं, कुछ इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते हैं। बट इन द एंड लव कम्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टू द पोएट, लेकिन प्यार जो है वो चारों तरफ से आता है पोएट के लिए। तो ये समुद्र है भाई, यहाँ से जो है बारिश चलती है, वो बरसती है बूंदे बन करके। ऐसे ही ये दिल है, इसके किसी कोने से पोएम चलती है और सबको मिलती है, इस तरीके से बताने की कोशिश कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। द पोएम सिग्निफाइज द एवरलास्टिंग रोल दैट प्ले the rain play in nourishing, quenching, purifying the and nurturing the different element of the mother earth। कि धरती माता जो है उसके जितने भी एलिमेंट है, सबकी जिंदगी में जो रेन है, जो बारिश है, वो उनको नर्सिंग करने में, लालन पालन पोषण करने में बड़ा रोल प्ले करता है। प्यूरिफाइंग करने में, साफ सफाई में भी बड़ा रोल प्ले करता है। भाई बारिश आती है सब कुछ प्योरीफाई हो जाता है ना। द पोएट फाइंड ए सिमिलरिटी बिटवीन द म्यूजिक एंड द रेन। म्यूजिक में और रेन में जो है वो सिमिलरिटी बताने की कोशिश कर रखी पोएट ने। ही फील्स बोथ शेयर सिमिलर फीचर, कहता है दोनों के सेम ही फंक्शन होते हैं। ही फील्स दैट बोथ म्यूजिक एंड रेन टेक बर्थ फ्रॉम द हार्ट ऑफ द अर्थ। दोनों कहते हैं भाई ये धरती है हमारी, ये समुद्र इसका हार्ट है, तो रेन यहाँ से जन्म लेती है, और जो पोएट्री है, जो म्यूजिक है, वो इंसान के दिल से जन्म लेता है। दोनों दिल से ही बनते हैं। एंड आफ्टर फुलफिलिंग इट्स नीड रिटर्न टू इट्स सोल, और फिर वापस से दिल में आकर के बस जाते हैं। चाइल्डहुड, नेक्स्ट पोएम, मार्कस नेटन। ये पोएट के बारे में है। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, द पोएट इज रिकॉलिंग हर चाइल्डहुड विद ग्रेट डील ऑफ रिमोर्स। वो जोर शोर से अपने बचपन को याद करने की कोशिश करता है। ही इज नॉट एबल टू प्लेस द टाइम ड्यूरिंग विच ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। कहता है ही इज नॉट एबल टू प्लेस द टाइम ड्यूरिंग विच ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। दोबारा से वो बचपन क्यों नहीं आ सकता। ही इज डिसअपॉइंटेड दैट ही वाज नॉट एबल टू एंजॉय द बेस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ द वे ही शुड हैव। जिस तरीके से उसका बचपन होना चाहिए था, या और मजे जो उसको मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले उसके बचपन में। इस बात को लेकर के डिसअपॉइंट है, उदास है। ठीक है, चलिए थीम क्या कहती है। द पोएम चाइल्डहुड फोकसेस ऑन द थीम ऑफ द लॉस ऑफ इनोसेंस। के जो इनोसेंस है, जो भोलापन है, वो जो चला जाता है, वो चला जाता है। ये इस पोएम की थीम है। इन दिस पोएम द पोएट मार्कस नेटन वंडर्स व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। पोएट भाई साहब जो है इस बात से परेशान है कि कहाँ उनका बचपन चला गया। इन दिस क्वेस्ट, और इस पूरे मामले में टू फाइंड द मोमेंट ही ग्रू अप। मार्कस और इस सबको जानने में बड़े हो गए। मार्कस हाईलाइट द इनोसेंस एंड फेथ ही लॉस्ट इवन एज ही गेन रेशनल इंडिविजुअलिटी। Adolescence is usually a confusing time for a child who is unable to immediately come to terms with the physical, hormonal and psychological change in his or her personality। तो भाई साहब समझाने की कोशिश करते हैं, भाई जो adolescence है उसके बाद कुछ चेंज आते हैं, इंसान की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। और बचपन का जो टाइम होता है वो कन्फ्यूजिंग का टाइम होता है। और बचपन से जो जवानी आती है, जो बीच का जो टाइम है, वो कैसे चेंज होता है, ये कंफ्यूजन भाई साहब के दिमाग में चला हुआ है कि कैसे पर्सनालिटीज में चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। वो सब चेंज देख करके वो हैरान है। ही बिकम्स ए यंग अडल्ट, फिर वो बड़े हो गए। ही नाइदर वॉन्ट टू कॉल हिमसेल्फ ए चाइल्ड नोर ए अडल्ट, और वो अपने आप को ना बच्चा कह पा रहे हैं
और ना ही अपने आप को बड़ा कह पा रहे हैं। नाउ ही फाइनली फाइंड द आंसर दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड टू सम फॉरगॉटन प्लेस एंड दैट हिज चाइल्डहुड वाज नाउ बिकम ए मेमोरी। बाद में उनको एहसास होता है कि भाई साहब आप खुद को बचपना कहो या ना कहो, बच्चा कहो खुद को या ना कहो, अब आपका बचपन जा चुका है। द पोएम ऑल्सो हिंट एट द हिपोक्रेसी प्रीवेलेंट इन अवर सोसाइटी। हमारे समाज में जो हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, वो उसके बारे में बात हो रखी है। वेयर पीपल प्रिटेंड टू बी नाइस टू ईच अदर बट इन रियलिटी दे डू नॉट लाइक ईच अदर। भाई बड़े अच्छे काम की बात बोले कि लोग कहते हैं भाई मैं बहुत अच्छा हूं, स्माइलिंग फेस, लेकिन असल में मन मन में क्या है, डल फेस। तो ये जो है हिपोक्रेसी बताने की कोशिश कर रखी है। उसके बाद चैप्टर 5 पोएम आती है प्यारे बच्चों, फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, द ऑथर इंट्रोड्यूसेस द रीडर टू अ वेरी डिस्टर्बिंग कंसेप्ट, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप के बारे में बताने की कोशिश कर रखी है। अब ये 10th 11th में आते आते ऐसे चैप्टर ना बड़े कॉमन हो जाते हैं, 12th में भी आप देखने को मिलेंगे आपको वो चीजें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब आप 17 से 18 साल के होते हो तो आप इसी स्टेज से गुजर रहे होते हो जहां पर आपको लगता है कि आप थोड़े से बड़े हो चुके हो, और जो आपके बड़े उनको लगता है कि आप बहुत छोटे हो। तो दिस जनरेशन गैप इज डिस्क्राइब्ड इन सो मेनी इवेंट्स एंड चैप्टर्स in 11th and 12th क्लास, है ना। तो इन दिस पोएम द फादर लेमेंटिंग अबाउट द स्ट्रेन एंड नेग्लिजेंट रिलेशनशिप विद हिज सन। देखिए लेमेंटिंग का मतलब है तो विलाप करना। तो पिताजी जो है अपने बेटे के साथ उनका रिश्ता है जिसमें नेग्लिजेंसी है, माने एक दूसरे को नजरअंदाज कर देने वाली बात है, उसके ऊपर वो दुखी हैं। द फादर इज सीन एज हेल्पलेस ह्यूमन, और उनको एक हेल्पलेस माने ऐसा है जिस भाई जो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा, परेशान है, ऐसा इंसान दिखा रखा है। हु हैज फाउंड इट इम्पॉसिबल टू एस्टेब्लिश एन इमोशनल रैपर्ड विद हिज सन, जो कि अपने बेटे के साथ इमोशनल अटैच नहीं हो पा रहा है। इट इज आयरोनिकल दैट टू पीपल हु आर बायोलॉजिकली कनेक्टेड एंड लिविंग इन द सेम हाउस हैव नो क्लू अबाउट ईच अदर। और ये बड़ा अजीब है कि एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में कोई क्लू नहीं है, कोई पता नहीं है, बातचीत नहीं होती है। ठीक है, थीम क्या कहती है, द पोएम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में जो ये प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे कहते हैं नहीं अब हम बहुत बड़े हो गए, पेरेंट्स कहते हैं अभी आपको कुछ नहीं पता। जो गैप है ना, ये इसमें डिस्क्राइब कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। द फादर हैज इट्स हिज ओन सेट ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज व्हाइल द सन हैज टर्न इनटू अ मैच्योर इंडिविजुअल। पिताजी के अपने कुछ मानने, भाई पिताजी कहते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, बच्चा कहता है ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि बच्चा कहता है कि हम अब मैच्योर हो चुके हैं। हु वांट टू लिव लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स, क्योंकि बच्चा चाहता है कि मैं जीवन अपने हिसाब से जीऊं। बोथ आर अनेबल टू कंप्रोमाइज टू रिकंसाइल विद ईच अदर, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं। एक दूसरे इंसान को उंगली दिखा रहा है और दूसरा दूसरे इंसान को, और आमने सामने है, और इस तू मैं को इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है। अब हम नेक्स्ट बुक पर आते हैं, स्नैपशॉट, चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, विलियम शेरवाइन। इंट्रोडक्शन एक बार कर लेते हैं चैप्टर का। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस इज अ स्टोरी अबाउट दो अमेरिकन बॉयज, आरम एंड मुराद। दे बिलोंग टू द गैरो, व्हाट इज दिस, ओके, गैरोगेलेनियन, ठीक है, फैमिली। और ये ट्राइबल फैमिली है, एक ट्राइबल फैमिली माने एक जो जंगलों में रहते हैं उस टाइप की फैमिली है, कबीले टाइप के लोग होते हैं। दैट इज रिनोन्ड टू देयर ऑनेस्टी, द टू बॉयज लॉन्ग, जो कि अपनी ईमानदारी के लिए बड़े फेमस है। ठीक है, ये गैरोगेलेनियन फैमिली। टू राइड अ हॉर्स, द टू बॉयज लॉन्ग टू राइड ए हॉर्स। लॉन्ग का मतलब यहाँ पर है बड़ी गहरी इच्छा, दोनों बच्चों की बड़ी गहरी इच्छा कि घोड़ा जो है वो हम लोग राइड करें, चलाएं। मुराद एंड द एल्डर ऑफ द टू हैड स्टोलन ए हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर ए मंथ अगो। महीना भर पहले मुराद ने क्या किया, घोड़ा चुरा लिया एक फार्मर का। दे रोड द हॉर्स फॉर मैनी डेज, कई दिन घोड़ा उन्होंने चलाया, घुमाया फिराया, और जब उसका तेल खत्म हो गया है ना, बाद में कुछ होता होगा। वन डे द ऑनर ऑफ द हॉर्स, जॉन बायरो, कम्स टू द हाउस एंड मेंशंस अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स टू अंकल खुसरो। और उनके जो अंकल थे उनको बात बताई उन्होंने कि ऐसे ऐसे हमारा घोड़ा ना चोरी हो चुका, टंकी फुल थी, पता नहीं कौन उसका तेल खत्म करके उसको वापस करके जाएगा, है ना। द स्टोरी अनरेवल द ऑनेस्टी ऑफ द टू बॉयज, और इन दो लड़कों की जो ईमानदारी उसी के ऊपर, उसी के आसपास जो ये कहानी घूमती है। देयर आर टू मेन थीम इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, दो कहानियां हैं, दो थीम है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फीलिंग्स एंड रीजंस, कि इंसान की जो फीलिंग है और उनके पीछे की जो वजह है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई आपस की। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एंड द रेपुटेशन, और किसी इंसान के कैरेक्टर और उसकी रेपुटेशन की क्या वैल्यू होती है। थ्रू आउट द शॉर्ट स्टोरी आरम एंड मुराद आर caught between what they feel
एंड व्हाट दे नो, क्या वो चाहते हैं, क्या वो जानते हैं, इसके बारे में उनका चलता रहता है दिमाग में। दो दे लिव इन एन एक्सट्रीम पॉवर्टी, हालांकि गरीब हैं, गरीबी में रहते हैं। गैरोग्लेनियंस डू नॉट स्टील, वो चोरी नहीं करते हैं। वैल्यूइंग ऑनेस्टी, ईमानदारी की वैल्यू करते हैं। ओवर वेल्थ माने अगर पैसा मिल रहा है तो पैसे के ऊपर जो है वो ईमानदार जो है वो ईमानदारी दिखाएंगे, ठीक है। एंड दे रेपुटेशन ओवर वट एवर दे माइट गेन थ्रू स्टीलिंग, और कैसे चोरी के ऊपर, और चोरी और उनकी जो ईमानदारी है और उनकी जो रेपुटेशन है उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, वो पूरी की पूरी जो लड़ाई है जो कि एक इंसान के अंदर घूमती है कि पैसा लूं, चोरी करूं, अपनी जो रेपुटेशन है, मेरी फैमिली की जो रेपुटेशन है, जो रेस्पेक्ट है, उसको कैसे बनाए रखूं, ये चीज जो है उनको इस पोएम के अंदर, सॉरी चैप्टर के अंदर जो बताने की कोशिश कर रखी। चलिए, द एड्रेस, मार्गो मिंको क्या कहता है? द स्टोरीज अबाउट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलो द प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड, लड़ाई से पहले का समय और लड़ाई के बाद का समय। मिसिस एस वॉज ए रिच जैविश लेडी, मिसिस एस जो है वो बड़ी अमीर है। मिसिस डॉर्लिंग वॉज ए नॉन ज्यू, और मिसिस डॉर्लिंग जो वो नॉन ज्यू है। जैविश का मतलब होता है यहूदी, और नॉन जू का मतलब जो यहूदी नहीं है। द गर्ल डॉटर ऑफ मिसिस एस had lost her house and her mother during the war, has now come back to take her possessions from Mrs. Dorling, an acquaintance whose address was given by her mother years ago. अब हुआ ये था कि लड़ाई में जो लड़की है, डॉटर है मिसेस एस की, उनका घर वर सब जो है वो वॉर में चला जाता है, उनकी मदर भी चली जाती है, और वो अपने उस एड्रेस पे आती है वापस मिसी डॉर्लिंग से अपना घर वापस लेने के लिए, जो एड्रेस उस लड़की के पास था बहुत साल पहले से ही। When she reached the house, the woman treated her with a cold reception and did not let her into the house. और बहुत ठंडा उसका जो है वो उससे बातचीत करती है, रिसेप्ट करती है उसको, वो लेडी मिसेस डॉर्लिंग, और वो लड़की के साथ बहुत अच्छे से पेश नहीं आती है, उसको घर में एंट्री भी नहीं करने देती है। She decided to go back anyway and then she met her daughter who let her in and told her to wait inside. बाद में उसकी बेटी उसको मिलती है, उसको घर में ले आती है। When she saw all the possessions in front of her, she could not connect with them and decided to leave the house. बाद में घर जब उसने देखा, किसी भी चीज से उसको वो खुद को कनेक्ट नहीं कर पाई, तो बाद में उसने घर जो है वो छोड़ दिया। The address by Marga Minko revolve around the theme of crisis we as an individual encounter in our daily life. दिन भर में हम जो चीजें फेस करते हैं वो सब बता रखी है। वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, कैसे जो वॉर होता है प्यारे बच्चों, वो डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है, तबाही लेकर के आता है, घर उजड़ जाते हैं लोगों के, पेन, दर्द, लॉस ऑफ लाइव्स, कैसे जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। विच इम्पैक्ट ह्यूमंस इन वेरियस वे, जो इंसान को बहुत तरीके से इम्पैक्ट करती है। हाउ एवर दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट द नरेटर एंड हर मदर्स लाइफ विच वर डिसरप्टेड ड्यू टू द वॉर। और ये भी इस कहानी के अंदर बता रखा है, ये सब चीजें हैं कि कैसे जो लड़की है, जो नरेटर है, उसकी मदर जो है वो कैसे सब कुछ लड़ाई में सब कुछ खत्म हो गया। इट फर्दर रिट्रेट्स दैट बोथ पास्ट एंड फ्यूचर आर इल्यूजन्स, और ये भी है कि भाई ये सब जो बातें हैं, पहले कैसा था, आगे कैसा हुआ, ये सब भी इल्यूजन है, ये सब छलावा दिखावा है। एंड ऑल वी हैव विद अस इज द प्रेजेंट, और जो कुछ भी है हमारे पास वो वर्तमान है, वो प्रेजेंट है ना, और प्रेजेंट ही सब कुछ है, क्योंकि पास्ट आपके हाथ में था नहीं, वो सब कुछ चला गया। फ्यूचर को आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप कुछ चेंज कर सकते हैं, दैट इज योर प्रेजेंट, और उसी के ऊपर सब कुछ चलता है। द स्टोरी शेड्स लाइट ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ लेटिंग थिंग्स गो, और यही बताता है कि अगर चीजें नहीं समझ में आ रही, नहीं बातें कुछ आपसे कनेक्ट हो पा रही हैं, तो उसको लेट इट गो, और ये जीवन का मंत्र भी होना चाहिए प्यारे बच्चों, लेट इट गो, चीजों को जाने दें, ये चीज को पकड़ करके नहीं बैठना है कि हाँ रोते रहना है इस चीज के ऊपर, है ना, लेट इट गो। अगला चैप्टर आता है प्यारे बच्चों, मदर्स डे, इंपोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। द प्ले रिटन बाय जेबी प्रिस्टली रिवील्स हाउ ए मदर्स एफर्ट आर इग्नोर्ड बाय हर फैमिली, कैसे जो मदर है उसके जो एफर्ट है उसको इग्नोर कर देती है पूरी फैमिली। इट नरेट्स हाउ द फैमिली मेंबर्स हु वर्क फॉर 8 hours ए डे सॉरी प्यारे बच्चों, लुक डाउन ऑन हर although she works for the whole day and all week। जो लोग फैमिली के केवल 8 घंटे की नौकरी करते हैं, वे उस लेडी को जो पूरा दिन काम करती रहती है, 7 दिन काम करती रहती है, 365 दिन काम करती है, उसको किस नजर से देखते हैं। आफ्टर ऑल शी डज फॉर देम, वो उनके लिए बहुत करती है, एंड टेक्स हर फॉर ग्रांटेड, लेकिन सब उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब उतनी रिस्पेक्ट उसको नहीं करते हैं। दे मेक हर फील ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड फॉर देम एंड डू नॉट इवन अप्रिशिएट हर एफर्ट। वो सब लोग कहते हैं कि तुझे हमारा
शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम पैसे कमा कर लेकर आते हैं, बाहर काम करते हैं, आप तो घर पे रहते हो, है ना, और उसके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते कभी भी। लेकिन आपको अपनी मम्मी की तारीफ करनी चाहिए। इफ योर मदर इज अ हाउस होम मेकर, तो वो दिन भर काम करते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। केवल बाहर जाकर के पैसा कमाना इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट। जो लोग घर पर रहते हैं, पूरा दिन घर को संभालते हैं, ये काम भी अप्रिसिएटेबल है। आगे कहता है प्यारे बच्चों, द प्ले पोर्ट्रेज द एक्सपीरियंस ऑफ अ मदर मिसेस पियर्सन, और उन्हीं के बारे में कहानी है। ऑन अ डेली बेसिस हर किड्स डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड हर, उसके बच्चे उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको रिगार्ड नहीं करते। इन हर ओन होम, अपने खुद के घर में, सी ट्रीटेड एज ए स्लेव, एक नौकर की तरीके से उसके साथ ट्रीट किया जाता है। दस सी फील इग्नोर्ड एंड एम्बेरेस एवरी डे, उसको हर रोज बहुत बुरा लगता है, एम्बेरसमेंट उसको फेस करनी पड़ती है। नॉट ओनली फ्रॉम हर डॉटर डोरिस एंड सन साइरिल, बट ऑल्सो फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके चलो बच्चे हैं, जो डोरिस है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है साइरिल, वो तो चलो करते हैं। इवन उसके जो हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन, वो भी वाज कंप्लीटली टर्न अ ब्लाइंड आई फ्रॉम हिज वाइफ, वो भी उसकी तरफ बिल्कुल देखता ही नहीं है, मतलब, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द प्ले रिवॉल्व अराउंड हाउ हर फ्रेंड मिसेस फिट्जराल्ड, हु इज अ फॉर्चुनेट टेलर, हेल्प हर टू अर्न एंड प्लेस एंड रेस्पेक्ट दैट शी डिजर्व एज अ वुमेन इन द हाउस। उसकी दोस्त है मिसेस फिट्जराल्ड, कैसे वो एक फ्यूचर टेलर है और कैसे वो तरकीब लगा करके क्या कुछ करके के उसको उसके घर में वो रेस्पेक्ट दिलाती है जिसकी वो सच में हकदार है। थीम क्या कहती है प्यारे बच्चों, मदर्स डे सॉरी इज अ प्ले रिटन बाय जेबी पर्सली। इट इज अ सैटारिकल एंड ह्यूमरस डिपिक्शन ऑफ द स्टैच्यू ऑफ वुमेन, इन पर्टिकुलर हाउस वाइफ इन द फैमिली, जो हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, उनकी जो कंडीशन है हमारी फैमिलीज में, उसके ऊपर ये पोएम है कटाक्ष। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द प्लाइट ऑफ अ मदर वेरी रियलिस्टिकली इन द प्ले, और जैसे बिल्कुल एक्चुअलिटी दिखाने की कोशिश कर रखी है इस कहानी के अंदर। मिसेस एनी पियर्सन मदर इज नॉट ट्रीटेड वेल बाय हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अक्सर आप देखते हैं फैमिलीज के अंदर बच्चे और हस्बैंड भी, अगर मम्मी कुछ काम नहीं करती, बस घर पे रहती है, घर को संभालती है, तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उसको नहीं मिलती है। विद द हेल्प ऑफ हर नेबर एंड अ मैजिक स्पेल which temporarily allows them to interchange their roles, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड है, वो उसकी नेबरहुड में है, वो रहती है, और वो उनके साथ क्या गेम खेलती है, इंटरचेंज देयर रोल्स, भी रोल बदल लो, ठीक है, मैं जो है आपके रोल में आ जाती हूँ, आप जो है वहां से टक लो वहां से, ठीक है, मैं देखती हूँ कैसे सब लोग ठीक नहीं होते हैं। सी स्टैंड अप फॉर हर राइट, मिसेस एनी पियर्सन फैमिली इज शॉक्ड एट द चेंज। नया इंसान नए रोल में आता है तो वो सबके सामने ऐंठती है, सबको धमकाती है, सबके साथ लड़ती झगड़ती है, उनको डांट फटकार करती है, उनसे रेस्पेक्ट मांगती है, उनको कहती है कि आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी मदर की, और सब लोग इस पर शॉक हो जाते हैं। बट दे लर्न टू बिहेव प्रॉपरली विद हर, लेकिन उनको वो सीख जाते हैं कि हाँ भाई, मम्मी ऐसे तांडव भी कर सकती है, ऐसा रोल भी प्ले कर सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है जिसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो फाइनली शी गेट द रिस्पेक्ट दैट शी डिजर्व, और जिसकी वो हकदार है, जिसको डिजर्व करती है, वो रिस्पेक्ट फाइनली उसको मिल जाती है। नेक्स्ट है दैट इज बर्थ, ठीक है, एजे क्रोनिन। इंट्रोडक्शन। बर्थ इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द सिटाडेल दैट रिवॉल्व अराउंड द एंड्रू मैनसन हु जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल स्कूल। ये कहानी है सिटाडेल से ली गई है, और ये पूरी कहानी जो है वो घूमती है एंड्रू मैनसन के आसपास, जिन्होंने अभी भी जो मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। इट इज एन अकाउंट ऑफ हाउ द न्यूली ग्रेजुएटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर हेल्प इन ब्रिंगिंग जो and Susan's child into the world despite going through a tough time with his girlfriend। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका बहुत टफ टाइम चल रहा था, बावजूद उसके कैसे कपल का जो न्यू बेबी है उसको दुनिया में लाने में वो हेल्प करता है, ठीक है। द स्टोरी begins with Andrews Manson who had just begun his medical practice in a small Welsh mining town of Blenheim। कैसे छोटे से टाउन में अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करी, और स्टार्टिंग में ऐसा केस उसके सामने खतरनाक वाला जो है वो आ जाता है। When he returned from a terrible evening with his girlfriend Christine। उस दिन जब वो एक बुरा टाइम उसका चल रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है, और उसके साथ खराब शाम बिताने के बाद वो आया था। जो मॉर्गन अप्रोचेस हिम टू हेल्प द डिलीवरी ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए जो मॉर्गन उसके पास आता है। डॉक्टर एंड्रू मैनसन हैज टू पुट इन मच लेबर इन द डिलीवरी एज द मदर रिक्वायर्स मच अटेंशन बिफोर शी इज रिवाइव, क्योंकि उसकी पत्नी की हालत ठीक बिल्कुल भी नहीं थी, उसको बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत थी। मोर ओवर द बेबी वॉज नॉट ब्रीदिंग एट बर्थ, यहां तक कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो ब्रीथ भी नहीं कर रहा था, मतलब सांस नहीं ले रहा था। यूजिंग
All his knowledge and intuition, Dr. Andrew Manson make more effort to revive the child. बच्चे को दोबारा जिंदा करने के लिए, उसकी सांस लौटाने के लिए बहुत कोशिशें करी. उसने अपना सारा ज्ञान लगा दिया, सब कुछ उसने जो है वो ढूंढ लिया. After almost half an hour of frantic effort, he succeeds and gains a sense of achievement. लगभग 30 मिनट के बाद जो फाइनली वो बच्चे को सांस आती है और वो रिवाइव हो जाता है. थीम क्या कहती है? द चैप्टर बर्थ shows us that it is important to keep going in order to accomplish every deed, no matter what advertises we come to face. जिंदगी में चाहे कुछ भी समय चल रहा हो, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उसके पीछे आपको आपका 100% देना ही देना चाहिए. It is only when we do this what we bless with the realization of the significance of the experience that has been given to us. और हमें अगर कुछ आता है, कुछ पता है, हम कुछ कर सकते हैं, उसकी इंपोर्टेंस को समझना चाहिए. हम ब्लेस हैं कि हम ये रियलाइज कर सकें कि क्या सही क्या गलत है, किसी की हेल्प कर सकें. ये ब्लेसिंग है हमारे ऊपर. ए डॉक्टर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेविंग ए लाइफ इफ ही लेट्स हिज पर्सनल वोज गेट द बेटर ऑफ हिम. अगर वो कोई डॉक्टर है, अपनी पर्सनल जो चीजें उनको एक साइड में रख दे, तो उसके पास वो एजुकेशन है कि वो किसी की लाइफ को बचा सके. लाइफ वुड बी लॉस्ट, जिंदगी खोने से बचा सकता है. ईच एंड एवरी बर्थ इज सिग्निफिकेंट. हर एक जन्म इंपोर्टेंट है. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों लिटरेचर में इंपोर्टेंस. ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत जरूरी, इंपोर्टेंट. बिकॉज ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज स्पेशल एंड डिफरेंट. क्योंकि हर आदमी इस दुनिया में जो आता है वो स्पेशल होता है, डिफरेंट होता है. हर किसी की लाइफ की वैल्यू है. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द गिफ्ट विद विच वी हैव बीन ब्लेस्ड एंड लिव एवरी डे अकॉर्डिंग टू आवर पोटेंशियल. और जो ज्ञान हमें मिला है ये सब गिफ्ट की तरह हैं, हमें इनका यूटिलाइज करना चाहिए. किसी की हेल्प अगर हम कर सकें तो करनी चाहिए. प्यारे बच्चों, इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ भी रही होंगी. तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम चीजें मिलने वाली है. आगे चल करके आप 12th क्लास में होंगे तो वहां तो आपको तमाम चीजें मिलेंगी जो आपको 90% से अबव मार्क्स दिला सकती हैं. द टेल ऑफ द मेलन सिटी विक्रम सेठ का चैप्टर है. इंट्रोडक्शन पर चलते हैं प्यारे बच्चों. द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी नरेट्स हाउ द सिटी फाउंड इट्स न्यू किंग ए मेलन. कैसे एक कोई शहर है, उसको जो नया राजा मिला वो एक मेलन मिला, तरबूज. The story unfolds as their king ordered to have an ark built which turned out to be too low. कि कैसे उन्होंने एक आर्क बनवाया जो बहुत छोटा रह गया. It hit the king head resulting in the falling of his crown. राजा निकला तो आर्क उनके सिर में लगा, उनका क्राउन नीचे गिर गया, माने मुकुट नीचे गिर गया. The king considered it a disgrace and ordered for the chief of the builder to be hanged. वो राजा का क्राउन नीचे गिरा, उन्होंने बिल्डर को कहा कि आपको फांसी मिलेगी. इट इज देन फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इवेंट वेयर दे ब्लेम ईच अदर. बाद में सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं. ऐसी कहानी अपने 9th चैप्टर में पढ़ी होगी, इन द किंगडम ऑफ फूल से उससे मिलती जुलती कहानी है. वो किसी और का नाम लेगा, फिर वो किसी और का नाम लेगा, ऐसे करके पूरी कहानी चलेगी. फाइनली नूज इज बिल्ट टू डिटरमाइन द गिल्टी एंड ओनली वन टू फिट द नूज. इट इज जस्ट एंड प्लेसिड किंग. बाद में फिर उसको पनिशमेंट देने के लिए नूज बनाया गया और उसमें बाद में कौन फंसता है? किंग फंसता है. द न्यू किंग इज देन इलेक्टेड बाय द फर्स्ट पर्सन टू पास दैट मार्च. और सबसे पहले उस आर्क से पास करेगा, नए राजा का फैसला उधर ही होएगा. ये फैसला लिया गया. द टेल ऑफ द मेलन सिटी थीम क्या कहती है? बाय विक्रम सेठ सटायर अबाउट अ किंग, हिज मिनिस्टर एंड द किंगडम. द किंग हैज बीन आयरोनिकली कॉल्ड लॉफुल. राजा को बोला गया भी लॉफुल जो है वो आयरोनिकली कहा गया उसको कि कानून को पसंद करता है. बट इन रियलिटी, लेकिन सच में, ही स्ट्रेचेस जस्टिस टू फार. भाई न्याय तो उस कानून तो है ही नहीं. सिर्फ कहा गया कि कानून प्रस्त राजा है, लेकिन सचमुच में न्याय का उससे कोई मतलब नहीं है. ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर वन डे ही हिमसेल्फ इज हैंग. एक दिन वो खुद ही फांसी चढ़ जाता है. द मिनिस्टर ऑल्सो आर ए ग्रुप ऑफ फूल्स हु डिसाइडेड टू ऑड वे टू चूज द नेक्स्ट किंग. और राजा लोग भी उसके पीछे, उसके जो मंत्री लोग हैं वो भी राजा के पीछे पीछे फांसी पे टंग जाते हैं. एंड एडिक्ट अनाउंसेस दैट ए मेलन शुड बी द किंग एंड द पीपल अनहेजिटेटिंगली क्राउन ए मेलन एज देयर किंग. और देखो लोग कितने मूर्ख हैं. किसी ने कह दिया कि भाई तरबूज राजा बनेगा और राजा तरबूज को बना भी दिया. लोगों ने अनहेजिटेटिंगली, बिना हिचकिचाए उसको राजा स्वीकार भी कर लिया. दे डू नॉट बोदर अबाउट हु किंग देयर किंग इज एज लॉन्ग एज दे एंजॉय देयर फ्रीडम.
उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो अपनी फ्रीडम से मतलब है। तो इस तरीके से कहानी जो है वो एंड हो जाती है। आई होप प्यारे बच्चे चीजें आपको समझ में आई होंगी। और हमारे चैनल को लास्ट हमने जो है वो चैप्टर खत्म कर दिया। ऑलमोस्ट 50 मिनट से प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, लगभग 1 घंटा हम लोगों ने पढ़ाई करी है। आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, अच्छे नंबर भी आपके आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब तो बनता है, इस वीडियो को लाइक भी करें। अपने फ्रेंड्स जो सच में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और एक क्विक रिकैप चाहते हैं पूरे सिलेबस का, उनको ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। और आगे की वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।